नमस्कार, स्वागत है आपका अकाउंटेंसी क्लास में। आज हम लेखांकन समीकरण के बारे में जानते हैं। लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन। लेखांकन समीकरण क्या होता है कि व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती है, व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका योग किनके बराबर होता है? व्यवसाय के कुल दायित्व और उनकी पूंजी के अनुसार, पूंजी के योग के बराबर। तो अर्थ की बात करते हैं तो फर्म की कुल संपत्तियों का योग, फर्म की कुल संपत्तियों का योग फर्म के कुल दायित्वों व पूंजी के योग के बराबर होता है। कि एक तरफ फर्म की संपत्तियां होती है यानी एसेट्स होती है, और दूसरी तरफ फर्म के दायित्व और पूंजी यानी लायबिलिटी और कैपिटल होती है। तो हमेशा फर्म की संपत्तियों का योग है वो फर्म के दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं लेखांकन समीकरण। अब देखिए, लेखांकन समीकरण में कुछ व्यवहार होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला व्यवहार है कि किसी व्यापारी ने 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। एक एग्जांपल लिया हमने कि किसी व्यापारी ने 5 लाख रुपए नकद से व्यापार प्रारंभ किया। अब देखिए, नकद से व्यापार प्रारंभ करेगा, इसका मतलब क्या है कि उस व्यापारी ने 5 लाख रुपए पूंजी के रूप में लगाए हैं, और वो भी किसमें? नकद में। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी जो लेखांकन समीकरण है यानी असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसने नगद से व्यापार प्रारंभ किया है, तो नगद हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो संपत्ति बढ़ेगी किससे? 5 लाख रुपए से। और जब कोई व्यापारी कोई धनराशि लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तो उस धनराशि को हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। तो इससे 5 लाख रुपए पूंजी भी बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं लेखांकन समीकरण। हमने एक तरफ लिखा है संपत्तियां और दूसरी तरफ है दायित्व प्लस पूंजी। संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो उसने 5 लाख, व्यापारी ने 5 लाख रुपए नगद से क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया है। तो नगद से किया है, इसका मतलब नगद बढ़ा है, व्यापार में नगद आया है। कितने रुपए से? 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए नगद। दूसरा प्रभाव किस पे पड़ा? दूसरा प्रभाव पड़ा है पूंजी पे, कि जब भी कोई व्यापारी कुछ धनराशि लगा करके व्यापार प्रारंभ करता है तो उस धनराशि को हम क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं। तो पूंजी में 5 लाख रुपए की वृद्धि हुई। अब इनका योग लगा देते हैं। इस साइड 5 लाख रुपए और दूसरी साइड भी 5 लाख रुपए। इसका मतलब है कि भाई ये हमारा जो योग है लेखांकन समीकरण में, दोनों साइड का योग है वो बराबर आना चाहिए। ये है एक शुरुआती उदाहरण। हाँ, तो हमारा समीकरण था संपत्ति में नगद था 5 लाख रुपए और दायित्व प्लस पूंजी की साइड में पूंजी थी हमारी 5 लाख रुपए। अब हमें एक और नया उदाहरण लेते हैं कि उस व्यापारी ने नगद माल खरीदा, नगद में उसने माल खरीदा है। मान लो 1 लाख रुपए का उसने माल खरीदा है, 1 लाख रुपए का नगद माल खरीदा है। अब जब उसने ये व्यवहार किया है, लेन देन किया है, नगद माल खरीदा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कि भाई माल खरीदा है, माल व्यापार में आ गया। माल हमारी संपत्ति होती है जिसे हम स्टॉक के रूप में बोलते हैं। और दूसरा है कि नगद खरीदा है तो उस माल के बदले में हमने नगद भुगतान भी तो किया है, तो उससे हमारा नगद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी व्यापार में जितना पैसा था उसमें से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे और उसकी जगह क्या आ गया? हमारे स्टॉक, यानी जिसे हमें रहतिया भी बोल सकते हैं, बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रभाव पड़ेगा दूसरा
कि हमने नगद माल खरीदा है तो नगद तो 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा, एक लाख रुपए से कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात है कि हमारा क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक, यानी जो माल आया है वो स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, कि भाई हमने नगद माल खरीदा है तो उससे नगद तो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हमने भुगतान किया नगद में, और जो माल है वो हमारा माल यानी संपत्ति बढ़ गई हमारी, यानी स्टॉक के रूप में हमारी संपत्ति बढ़ गई। तो पहला प्रभाव पड़ा नगद पे कि नगद 1 लाख रुपए से कम हो गया, और दूसरा प्रभाव पड़ा कि इससे स्टॉक में बढ़ोतरी हो गई। अब योग लगाते हैं इनका, योग लगाएंगे तो 5 लाख में से 1 लाख कम हो गए, कितना बच गया, 4 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए क्या है, स्टॉक के हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। और इस साइड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था तो इस साइड में योग रह जाएगा 5 लाख रुपए। तो देखिए हमारा दोनों साइड का योग मिल रहा है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। एक अन्य व्यवहार करते हैं, जैसे मान लो हमने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा कितने का, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का उधार माल खरीदा। इससे पहले में हमने पिछले में नगद माल खरीदा था और इसमें उधार माल खरीदा है। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, उधार माल खरीदेंगे तो माल तो हमारा बढ़ गया, भाई उधार खरीदो या नगद खरीदो बात एक ही है, हमने तो हमारा प्रभाव किस पे पड़ेगा, माल पे, यानी स्टॉक है वो बढ़ेगा, व्यापार में माल आएगा तो माल तो बढ़ गया, यानी माल स्टॉक है वो हमारी संपत्ति है तो संपत्ति बढ़ गई। दूसरी बात है कि उधार खरीदा है यानी हम उसको नगद भुगतान नहीं कर रहे हैं, नगद भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, लेनदार बढ़ जाएंगे, यानी हम जिनको बाद में भविष्य में जिनको पैसे चुकाएंगे यानी वो हमसे लेंगे बाद में पैसे, तो वो हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे, और लेनदार हमारा क्या होता है, दायित्व होता है, तो दायित्व बढ़ जाएगा, यानी 2 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ जाएगा और 2 लाख रुपए के दायित्व भी, लेनदार भी बढ़ जाएंगे, तो प्रभाव पड़ेगा। पिछला था हमारा जैसे संपत्ति में नगद था 4 लाख रुपए और स्टॉक था 1 लाख रुपए, और इस साइड दायित्व में कुछ नहीं था, पूंजी में हमारा था 5 लाख रुपए। तो अब क्या हुआ है कि हमने उधार माल खरीदा है तो स्टॉक तो बढ़ जाएगा 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से स्टॉक तो बढ़ गया। अब दूसरा प्रभाव किस पे पड़ा है कि हमने उधार खरीदा है अर्थात हम नगद भुगतान नहीं कर रहे हैं तो बाद में भी भुगतान करना पड़ेगा, तो बाद में भुगतान करेंगे, इसका मतलब हमारा लेनदार बढ़ गया, और लेनदार क्या होता है, दायित्व होता है, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से बढ़ जाएंगे। तो देखो योग लगाते हैं, इस साइड नगद है 4 लाख प्लस स्टॉक है 2, 1 लाख पहले था और 2 लाख अब हो गए तो 3 लाख, टोटल कितना हो गया, 4 और 3 है 7 लाख रुपए। इस साइड में देखते हैं कि दायित्व बढ़े थे हमारे लेनदार के रूप में 2 लाख रुपए से और पूंजी थी हमारी 5 लाख रुपए, तो दोनों कितने हो गए, 5 और 2 7 लाख रुपए। देखिए टोटल मिल रहा है, इस साइड भी 7 लाख रुपए और इस साइड भी 7 लाख रुपए। आइए हमारा समीकरण है संपत्ति में नगद 4 लाख रुपए
और स्टॉक है 3 लाख रुपए, यानी टोटल 7 लाख रुपए हैं। और दायित्व और पूंजी की तरफ है, दायित्व में लेनदार थे 2 लाख रुपए और पूंजी है 5 लाख रुपए। 2 और 5 से 7 लाख यानी बराबर है। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक हमने लिया कि नगद माल बेचा, जैसे 1,50,000 रुपए का नगद माल बेचा है, 1,50,000 रुपए का। ऊपर हमने नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, इनके उदाहरण देखे थे। और अब आगे हम देखते हैं नगद माल बेचा का। अब देखिए माल बेचेंगे तो माल यानी स्टॉक तो कम हो जाएगा हमारा, व्यापार से जो संपत्ति थी स्टॉक के रूप में वो तो हमारी कम हो जाएगी। और उस स्टॉक के बदले यानी माल के बदले हमारे व्यापार में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, यानी नगद आ जाएगा। तो माल हमने बेचा है, इसका मतलब स्टॉक कम हो गया। कितने रुपए से? 1,50,000 रुपए का बेचा है तो 1,50,000 रुपए स्टॉक कम हो गया 1,50,000 रुपए से। और दूसरी चीज है, दूसरा प्रभाव किस पे पड़ा? नगद पे। नगद बढ़ गया कितने से? 1,50,000 रुपए से। योग लगाते हैं, नगद कितना हो गया? 4 लाख पहले था और 1,50,000 और हो गया, कितने हो गए? 5,50,000 रुपए। स्टॉक कितना है? 3 लाख थे पहले, 1,50,000 कम हो गए, कितना बच गया? 1,50,000। दूसरी तरफ देखते हैं दायित्व और पूंजी में, तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये है वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। 2 लाख रुपए के लेनदार और 5 लाख रुपए की पूंजी। तो 5,50,000 और 1,50,000, 5 और 1 6 और 50 1 7 लाख हो गया। और इस साइड में कितना है? 2 लाख और 5 लाख 7 लाख, यानी समीकरण हमारा सही चल रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे उधार माल खरीदा था उसी की तरह अगर उधार माल बेचते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? उधार माल बेचा है, जैसे मान लो हमने 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का उधार माल बेचा। माल बेचा है, चाहे नगद में बेचो चाहे उधार में बेचो, माल तो कम हो जाएगा यानी स्टॉक कम होगा। लेकिन उधार में बेचा है तो इस बार हमने जिसको माल बेचा है वो हमें बाद में पैसे देगा, भविष्य में वो हमें भुगतान करेगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला हमने माल बेचा है तो माल कम हो जाएगा यानी स्टॉक कम होगा। सॉरी 2 लाख रुपए नहीं, हम लेते हैं 1 लाख रुपए लेते हैं, राशि ज्यादा हो जाएगी 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का माल बेचा है तो 1 लाख रुपए से स्टॉक तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 लाख रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या बढ़ जाएगा? हमारे देनदार बढ़ जाएंगे। देनदार मतलब भविष्य में देंगे, भुगतान करेंगे, तो वो हमारी संपत्ति होगी, तो हमारे देनदार बढ़ जाएंगे। ये 1 लाख स्टॉक कम कर दिया और साथ में क्या बढ़ जाएंगे? देनदार बढ़ जाएंगे। तो देनदार कितने से बढ़ जाएंगे? 1 लाख रुपए से बढ़ जाएंगे। तो 1 लाख रुपए से स्टॉक कम हो गया और 1 लाख से देनदार के रूप में संपत्ति बढ़ गई, तो कितने हो जाएंगे? 5,50,000। ये तो नगद में था, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक था हमारा 1,50,000 रुपए, उसमें से 1 लाख रुपए कम हो गया, कितने बच गए? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का स्टॉक बच गया, लेकिन बदले में 1 लाख रुपए का जो देनदार है वो संपत्ति के रूप में बढ़ गया और इस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल लगाते हैं 5,50,000 और 50,000 6 लाख, 6 और 1 7 लाख। और दूसरा इस साइड है 5 और 2 7 लाख। तो देखिए
हमने कुछ उदाहरण देखे हैं लेखांकन समीकरण के, एक बार उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया था 5 लाख रुपए नगद लगा करके, तो उससे 5 लाख रुपए नगद बढ़ा था और पूंजी बढ़ी थी, दोनों साइड बराबर था। दूसरा हमने व्यवहार किया था नगद माल खरीदने का, तो जब नगद माल खरीदते हैं तो माल यानी स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा, जो कि संपत्ति है, और नगद माल खरीदा है तो नगद भुगतान करेंगे माल के बदले में, तो हमारा नगद कम हो जाएगा। तो इस साइड 1 लाख रुपए से नगद कम हो गया था और 1 लाख रुपए से स्टॉक बढ़ गया था। दूसरा नेक्स्ट देखा था हमने उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदते हैं तो माल यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, और उधार खरीदा है इसका मतलब हमें बाद में किसी को भुगतान करना पड़ेगा, वो हमसे लेगा, तो लेने वाला लेनदार, तो लेनदार है वो दायित्व के रूप में बढ़ जाएगा। आगे था नगद माल बेचा, नगद माल बेचेंगे तो माल बेच दिया यानी व्यवसाय से स्टॉक तो कम हो गया, और जो नगद पैसे आए हैं वो नगद में बढ़ जाएंगे, यानी नगद माल बेचा है तो स्टॉक तो कम हो गया और नगद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट था उधार माल बेचा, अब उधार माल बेचेंगे तो चाहे माल उधार बेचो या नगद में बेचो, स्टॉक तो कम होना है, तो स्टॉक तो कम हो जाएगा इतनी राशि से, और उधार बेचा है इसका मतलब बाद में हमें कोई भुगतान करेगा, तो वो हमारे लिए संपत्ति है, तो 1 लाख रुपए से संपत्ति यानी देनदार के रूप में संपत्ति बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लेखांकन समीकरण के और अन्य उदाहरण है वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।